अक्सर तो बेलापुर गांव की रातें खामोश हुआ करती थी, लेकिन उस रात मानो जैसे पूरे गांव की सांसें रोक दी थी। उस गांव में एक खंडरनुमा झोपड़ी थी। उस रात उस खंडरनुमा झोपड़ी से एक रहस्यमयी रोशनी और गानों की गूंज सुनाई दे रही थी। अरे राम राम, ये मौसम तो जैसे बस्ती को निगल जाएगा, पर ये रोशनी और ये गीत कौन गा रहा है? हे राम, ये कैसी आवाज है? इतनी रात, इतनी आंधी और कोई गा रहा है। कौन हो सकता है? हमारे गांव में तो आजकल कोई इतना निडर नहीं रहा। इस झोपड़ी में कोई रह भी रहा है या कोई और बात है? उसी खंडरनुमा झोपड़ी में एक अनजान मजदूर बैठा था, जो असल में एक गुमनाम राजा था। कभी तलवार चलाने वाले हाथ आज लकड़ी की आग से रोटी सेक रहे हैं। रतन, अब यही नाम है मेरा। रतन भैया, गांव वालों के लिए ना कोई गद्दी, ना कोई महल, बस ये छप्पर, ये गाय और मेरी सांसें। तू ही है मेरे दरबार की साथी अब भूरी, तू ही सुनती है बिना सवाल किए। सेनापति विक्रम, तुझ पर भरोसा किया और तूने ही पीठ में खंजर खोपा। मेरे अपने भी जब दुश्मन बन जाएं, तब राजपाट नहीं, जंगल ही शरण बनता है। इस गांव में किसी को नहीं बताऊंगा, न राजा हूँ न योद्धा, बस एक मजदूर रतन। तभी उसे अपनी सबसे प्यारी साथी पूरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह उसे ढूंढने के लिए वहां से उठता है और फिर जैसे ही उसे झोपड़ी में से उस अनजान गानों की गीत सुनाई देती है, उसका दिल न जाने किसी अनजान डर से कांप उठता है। अरे भूरी, कहाँ चली गई रे? अभी तो यहीं बंधी थी। तू तूफान में कहीं भटक तो नहीं गई? हे भगवान, अब ये गाय भी गई तो अकेले क्या करूं मैं? यही तो मेरी साथी थी। हाँ, यही तो आवाज है। भूरी, ये कौन है और इसे भूरी कैसे मिल गई? अगर आप मेरे पास आना चाहो तो आ सकते हो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। स्त्री की बातों को सुनकर रतन ठिठक गया। फिर वह देखता है कि पेड़ के नीचे एक अपरिचित स्त्री खड़ी थी। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। तुमने मेरी बात सुनी? तुम बोल नहीं रहे, सोच रहे हो, और सोचने की भी आवाज सुनाई देती है अगर ध्यान से सुनी जाए। माफ करना, मुझे लगा भूरी खो गई है। शुक्र है तुमने संभाल लिया। लेकिन तुम कौन हो इस जंगल में इस समय? मेरा नाम रूपा है और मैं खोई नहीं हूँ, छुपी हुई हूँ। पर तुम गांव की नहीं लगती। ये साड़ी, ये चाल कुछ अलग सी है। मैं गांव की नहीं हूँ, लेकिन गांव जैसी जिंदगी जी रही हूँ अब। पगली, डरा दिया तूने। थोड़े से ही बातचीत में भूरी जैसे रतन और रूपा के बीच एक पुल बन गई थी। देखते ही देखते अनजान स्त्री से बातचीत अब सहज होने लगी थी। तुम्हारी भूरी बहुत समझदार है। कल रात जब तूफान आया था, मैं इसी पेड़ के नीचे थी। ये मेरे पास आकर बैठ गई, बिल्कुल किसी परदार की तरह, और पूरी रात मेरी रक्षा की। वो है ही ऐसी। पर एक बात बताओ, कल रात तुम ही गा रही थी क्या? हाँ, शायद। जब डर नहीं लगता तब गीत खुद ब खुद गले से निकलते हैं। पूरा गांव तूफान में सिसक रहा था और उस झोपड़ी से वो गीत। मैंने सोचा कोई सपना देखा होगा। कहीं कुछ लोग तूफान से डरते हैं और वहीं कहीं कुछ लोग तूफान में अपना सांस मिलाते हैं। रतन को एहसास नहीं हुआ कि कब उसकी झोपड़ी, जो अब तक खाली थी, किसी के लिए अब पनाह बन रही थी। तो अब क्या करोगी? यही पेड़ तुम्हारा घर है? मेरा घर तो कभी नहीं रहा, बस कुछ जगह रही हूँ जहाँ ठहर जाती हूँ। तूफान ने मुझे यहाँ रोका और शायद अब इस भूरी ने। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरी झोपड़ी में कुछ दिन रह सकती हो। बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह है।
तुम जानना नहीं चाहोगे मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? अगर तुम बताना चाहो तो जरूर सुनूंगा, नहीं बताना चाहो तो भूरी का साथ ही काफी है भरोसे के लिए। झोपड़ी में कितना सामान है? एक चूल्हा, 2 चटाई, 1 मटकी और अब भूरी के लिए 1 रस्सी ज्यादा। ठीक है फिर आज रात तुम्हारे साथ गीत गाने आ जाऊंगी। इस जंगल में एक झोपड़ी के नीचे तो अनजाने लोगों की कहानी अब नई दिशा ले रही थी और पूरा गांव चुपचाप देख रहा था। नाम तुम्हारा रूपा है, लेकिन तुम्हारी बातें किसी किताब सी लगती हैं। कभी कभी जंगल में किताबें भी भटक जाती हैं और फिर कोई एक सच्चा पाठक उसे अपने घर ले जाता है। अगले ही सुबह गांव में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। अनजान स्त्री और अकेले रहने वाले रतन की जोड़ी अब सबकी नजरों में थी। अरे तुम सुबह सुबह उठकर काम में लग गईं। जगह किसी की हो या ना हो, अगर वहाँ सांस ली है तो सफाई अपनी हो जाती है। तुम्हारी बातें हमेशा सीधी दिल में उतरती हैं। बातें नहीं रतन, बस आदत है। जहाँ कहीं भी जाती हूँ बस कुछ संवारने की कोशिश करती हूँ। अरे देखो तो, ये तो वही है ना जो उस रतन के साथ रहती है। हाँ हाँ सही कह रही हो तुम, ये तो वही है जो अकेले उस रात जंगल में मिली थी और अब देखो रतन की झोपड़ी में बस गई है। मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। हमें ये बात सरपंच को बताना चाहिए। ये गांव है, कोई जंगल नहीं। यहाँ सब कुछ नियम से चलता है। गांव की औरतों में हलचल थी तो किसी के घरों में फुसफुसाहटे, लेकिन उसी समय रूपा अपने छोटे से काम से किसी की जीवन बचा रही थी। कन्हैया को फिर से बुखार आ गया। ये तो हर महीने होता है, डॉक्टर तक ले जाऊं भी तो कैसे? तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? इसका तो बस दे कर्म है। आंवले के पत्ते उबाल कर दो और दिन में 2 बार माथे पर गीला कपड़ा रखना, देखना तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम्हें दवा की इतनी समझ कैसे है? गांव में अब बात कानाफूसी तक सीमित नहीं रही। रूपा के अस्तित्व को लेकर भी लोगों के बीच अब जिज्ञासा हो रही थी और धीरे धीरे अविश्वास ने भी बदलने लगी थी। मैंने दवा से नहीं, अनुभव से सीखा है। कई जगह रुकी हूँ और कई लोगों को दुखों में इलाज भी किया है। बहन, तुमने जो हल्दी, नीम और तुलसी का काढ़ा दिया था, उससे तो मेरी बेटी की खांसी ठीक हो गई। प्रकृति में बहुत कुछ छुपा है, बस सही वक्त आने पर समझ आ जाना चाहिए। कुछ औरतें रूपा की बातों से प्रभावित थी तो कुछ की आंखों में अभी भी संदेह की परछाई थी। पर तुम हो कौन? ना तुम्हारा गांव है, ना तुम्हारा परिवार और ना ही पहचान। हम भला तुम पर कैसे यकीन करें? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, पर हाँ हर घर की बहन बन सकती हूँ अगर आप इजाजत दे तो। रतन के मन में कई सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब वो जानना चाहता था, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं वो सवाल उसकी पूरी दुनिया ना बदल दे। एक बात पूछूं? बिना पूछे भी समझ लूंगी, लेकिन पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम दिन भर सबके लिए करती हो, दवा, खाना, गाय का चारा, बच्चों की कहानी, तुम्हारे लिए कौन है? अगर मैं अपने लिए सोचती तो मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में क्यों रहती? मतलब यही है कि जहाँ सुकून मिले वहीं मन टिक जाता है और मेरा मन अब यहाँ है। गांव में हर आत्मीयता को शंका की कसौटी से परखा जाता है। इसी बात के लिए पंचायत भी बुला ली गई थी। सरपंच जी, मैं कहती हूँ रूपा नाम की औरत इस गांव में मर्यादा के खिलाफ काम कर रही है। यह रतन के साथ रहती है, वो भी बिना शादी के। क्या यह ठीक है? गांव की बातें गांव में ही सुलझनी चाहिए। बुलाओ रतन और रूपा को। पंचायत के बीच खड़े
रतन और रूपा पर हर आंख जैसे सवाल के दाग लगा रही थी। रतन, तुम इस औरत के साथ रह रहे हो, क्या ये ठीक है? सरपंच जी, ये औरत नहीं, इंसानियत है। गांव के आधे घरों में इसी की दी हुई औषधि है और बाकी घरों में इसकी भलाई की बातें। मैं पूछता हूँ, जो अकेले भलाई कर जाए, क्या उसे शक की नजर से देखना चाहिए? मैंने भी देखा है, ये औरत भूत नहीं, कोई देवी है जिसने रतन को फिर से इंसान बना दिया है। ठीक है, लेकिन जब तक कोई प्रमाणिक गलती ना मिले तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कुछ छुपाया गया हो तो उसका हिसाब भी होगा। हर सच का वक्त आता है सरपंच जी, जब आएगा मैं बता दूंगी। रूपा और रतन के रिश्ते को लेकर गांव दो हिस्से में बंट चुका था। कुछ आके श्रद्धा से झुकी थी तो कुछ संदेह से उठी हुई थी। तुम्हारी वजह से मेरा नाम फिर से लोग लेने लगे हैं। रतन भैया, अब सिर्फ मजाक नहीं, इज्जत का नाम बन गया है। और मेरी ही वजह से लोग तुमसे सवाल भी पूछने लगे हैं। अगर तुम्हारा साथ है तो मैं हर सवाल का जवाब दे दूंगा। तो तुम यह बताओ कि तुम क्या जवाब दोगे जब मैं कहूंगी कि मैं इंसान नहीं हूँ? रतन के सब जैसे कहीं रुक गए। वह वाक्य उस शांति को चीर गया जिसे उसने रूपा के संगीत में पाया था। मतलब यही है कि अब कुछ बातें सामने आएंगी और तब तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारा प्यार सच पर टिकेगा या फिर शक पर गिर जाएगा। गांव वालों के कानों में वापस से कानाफूसी लौट आई, जो अब और भी तीखी थी। मैं कह रही हूँ, अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। उस रूपा को गांव में ज्यादा समय नहीं हुआ है और देखो, गांव का हर आदमी उसका भक्त हो गया है। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। मेरी भतीजी भी अब उसी के दिए लेप चूरन पर भरोसा करने लगी है। बेटियों, रूपा ने किसी का बुरा तो नहीं किया अब तक, भलाई की है सबकी। भला? रातों को झोपड़ी से अजीब रोशनी आती है, कई बार अजीब सी गूंज भी सुनाई देती है। वो कोई आम औरत तो नहीं हो सकती। मुझे लगता है जैसे वह कुछ छुपा रही है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जैसे वह सब जानती है, फिर भी कुछ बोलती नहीं। कल मैं खेत से लौट रहा था तो मैंने उसे पेड़ के नीचे अकेले बैठे देखा, बिना किसी दिए या मशाल के, और फिर अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में उड़ गई हो। अफवाहें अब अंधविश्वास का रूप ले चुकी थी। सरपंच ने आखिरी बार पंचायत बुलाई। आज गांव के कुछ लोग रूपा के बारे में संदेह जता रहे हैं। इस मुद्दे को हल करना जरूरी है। सरपंच जी, शक करना सबसे आसान होता है, पर क्या हमने कभी पूछा कि उसके पास वो ज्ञान कहाँ से आया, या वो क्यों इतना शांत रहती है? हम उससे पूछना चाहते हैं, वह कहाँ से आई है, उसका सच क्या है, उसका कोई परिवार क्यों नहीं है, और भला वो अकेले जंगलों के बीच घूमकर क्या करती है। और वो गीत, तूफान की रात का गीत, इंसान ऐसे वक्त गाता है क्या? ठीक है, रतन और रूपा को बुलाओ। अब सबकी निगाहें चौपाल पर थी, जहाँ फैसला होने वाला था कि यह स्त्री कौन है और कहाँ से आई है, और क्या वह इंसानों की दुनिया से है भी कि नहीं। तुम्हारे फूल तो तुलसी में भी खिलते हैं। जो जगह अपनेपन की हो, वहाँ पर हर चीज मुस्कुराती है। रतन भैया, सरपंच जी ने अभी बुलाया है, पंचायत बैठी है, तुम्हारे बारे में कुछ पूछना है। तो वक्त आ ही गया। कैसा वक्त? जहाँ सच की परीक्षा होती है और वहाँ दिल के रिश्ते टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं। गांव की पंचायत में आज कुछ अलग हलचल थी। सबकी नजरें उस झोपड़ी की ओर थी जहाँ रतन और रूपा रहते थे।
अब सिर्फ सवाल बाकी था, रूपा कौन है? रूपा, हम सभी गांव वाले तुम्हारे काम की तारीफ करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि तुम कौन हो? और तुम क्या छुपा रही हो? क्या तुम जादू टोना करती हो? कौन हो तुम और कहां से आई हो? अगर मैं कहूँ कि मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं हूँ तो क्या आप सभी यकीन करोगे? मतलब फिर क्या हो? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक यक्षिणी हूँ, जंगलों में रहने वाली, अग्नि से जन्मी, वर्षों तक तपस्या करने वाली। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ, मैं इंसान बनना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार प्यार और अपनापन से जीना चाहती हूँ। पंचायत में एक अलग सा सन्नाटापन सा छा गया। सभी लोग चौंक गए। कोई यक्षिणी, वो भी हमारे बीच? तुम यक्षिणी? मैंने पहले ही कहा था, देखो यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। पर मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। रतन ने मुझे शरण दी और मैंने उसे जीना सिखाया। अगर यही अपराध है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, ये गांव अगर मेरी मेहनत जानता है, अगर ये भूरी जानवरों से मेरे प्रेम को जानता है, तो जान ले इस औरत ने मुझे फिर से इंसान बनाया है। मैं इससे डरता नहीं हूँ, और अगर ये यक्षिणी भी है तो भी मेरा भरोसा इससे कम नहीं। पंचायत की भीड़ में खड़े नत्थू काका ने अपनी छड़ी से जमीन ठोकी, मानो सदियों का अनुभव बोल पड़ा। जिसने अपने स्वभाव से गांव बदल दिया, वो अगर यक्षिणी भी हो तो भी वो इंसान से बेहतर है। अब सब जान गए और फैसला आपके हाथों में है। अगर मेरा साथ दोगे तो मैं मानव बन जाऊंगी, नहीं तो मैं हमेशा के लिए लौट जाऊंगी। रूपा की बात सुनकर फिर से एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब रतन की ओर थी। तुमने आज सबके सामने खुद को यक्षिणी कहा, बिना डरे, बिना छुपाए। कभी कभी डर से बड़ा सच होता है, और जब कोई तुम्हें पूरे मन से स्वीकार कर ले तो छुपाने को कुछ नहीं बचता है। पर अगर गांव तुम्हें निकाल देता तो मैं चली जाती, लेकिन कम से कम यह यकीन से जाती कि किसी इंसान ने मुझ पर भरोसा किया। अब रूपा और रतन के बीच की बातें सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, यह पूरे गांव की आंखों में उतर रही थी। अब तुम मुझे सब बताओ, कौन हो तुम सच में? कैसे यहाँ आई हो? मैं हेमंत पर्वतों के दक्षिण में स्थित एक प्राचीन वन से आई हूँ। वहाँ मेरी साधना चल रही थी 100 वर्षों से। मुझे मनुष्य से दूर रहना था, पर एक दिन एक घायल सैनिक उस जंगल में आया, भूखा, घायल और टूटा हुआ। मैंने उसकी देखभाल की, उसे जीवन दिया, मगर बदले में वह मुझसे झूठ बोलकर भाग गया। कौन था वो? नाम नहीं याद, बस चेहरा याद है। और हाँ, तुम्हारे जैसा ही था, बहुत कुछ वैसा ही, मगर आंखों में सच्चाई कम थी। भीड़ की आवाज से फिर से नत्थू काका उठे, इस बार एक निर्णायक सवाल लेकर। रतन भैया, एक बात पूछूं? पूछिए काका, आपसे क्या छुपाना। अगर सच में वो यक्षिणी है और इंसान बनने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तो क्या तुम उसके साथ हमेशा रह सकोगे? काका, राजा था मैं कभी, लड़ाई, गद्दी, विश्वासघात सब देखा है, लेकिन जो सुकून इस झोपड़ी और रूपा के साथ मिला वो राजमहल में नहीं था। अब बात किसी रहस्य की नहीं रही थी, यह दो आत्माओं का मिलन की घड़ी थी। रूपा, हाँ? अगर मैं कहूँ कि मैं भी कुछ छुपा रहा हूँ तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? सच वो होता है जो समय आने पर सामने आए। क्या वो वक्त आ गया है? हाँ, मैं कोई आम ग्रामीण नहीं हूँ, मैं राजा रत्न सेन हूँ,
एक खोया हुआ शासक जिसे युद्ध में हराया नहीं गया बल्कि अपनों ने धोखा दिया, जिसने सब कुछ खोकर भी इंसानियत नहीं खोई। तब तो हम दोनों ही छुपे हुए सच हैं। गांव की जमीन जैसे कांप उठी। एक यक्षिणी और एक निर्वासित राजा एक दूसरे के सामने खड़े थे, वो भी सच के साथ। मेरी शक्तियां धीरे धीरे मिट रही है। अब मैं हर दिन ज्यादा मानव बन रही हूँ, लेकिन एक अंतिम बंधन है। अगर तुम पूरे विश्वास से मुझे अपनाओगे तो मैं हमेशा के लिए मनुष्य बन जाऊंगी, वरना मैं उसी जंगल में लौट जाऊंगी जहां से मैं आई थी। सभी की सांसें रुकी थी। गांव की तकदीर मानो जवाब पर टिकी थी। आज निर्णय का दिन है। रूपा और रतन के बीच अब कोई संदेह ना रहे। आखिरी बार हम सत्य सुनना चाहते हैं। सत्य यही है कि मैं राजा रत्नसेन हूँ, जिसे गद्दी से गिराया गया, लेकिन इंसान बनने का रास्ता मिला इस गांव में। और रूपा वो मेरी रानी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसे मांगा नहीं था। लेकिन आज मैं पूरे गांव के सामने कहता हूँ, मैं इसे अपनी रानी मानता हूँ। जैसी भी हो, जो भी हो, ये मेरी है। पंचायत में पहली बार तालियों की गूंज सुनाई दी। संदेह की दीवार अब टूट चुकी थी।